हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरकेजी सर क्लासेज। तो टुडे इज थर्ड लेक्चर एंड लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने 35 नंबर तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग फिर 15 क्वेश्चन करेंगे तो 50 तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपका जो 34 नंबर क्वेश्चन है क्या है, तो 34 नंबर क्वेश्चन है आपका एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? न्यूटन पर मीटर। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपको? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, आप जानते हो कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उस वो आपके स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे? तो जो जिस वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे आप याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन है ना, वेलोसिटी है, ये सब क्या है आपको? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हो गया जैसे आप वर्क करते हो, है ना, वर्क हो गया, या आप जैसे मान लो कि चावल 1 kg 2 kg 3 kg, तो ये सब जो है ना, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा, है ना, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या आएगा आपको? वर्क आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपको 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, प्रेशर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन सब में डायरेक्शन नहीं होती है ना, तो इन सब में जब डायरेक्शन नहीं होती है तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? आपको इम्पल्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? पिक आउट ओनली स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी इसमें आप देखो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डायरेक्शन होती है, एवरेज वेलोसिटी, है ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक मोमेंटम, तो ये सब जो है ये आपको वेक्टर क्वांटिटी है। तो पावर हमारा क्या हो गया? आपको स्केलर क्वांटिटी, ये आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से रॉन्ग हम चूज करना है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। ठीक है, तो ये क्या है आपको? सही है। ठीक है, जैसे आपको किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए और उसके ऊपर में आपको एरो का साइन होता है। ठीक है, इसका जब आप मैग्नीट्यूड ले लोगे ना तो इसमें ओनली मैग्नीट्यूड आएगा, फिर डायरेक्शन नहीं आएगा। तो ये सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज अ स्केलर, ये सही है आपके। ठीक है, बट मेरे को क्या चाहिए? फॉल्स, जो आंसर होगा वही राइट आंसर होगा। ये बोल रहा था टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। नहीं, गलत है। देखो कैसे, जैसे मान लो आपको ये ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक, तो इसका यहाँ से ए से मेरे को अगर बी पॉइंट पे जाना है तो इसमें देखो हम कैसे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट लाइन चली जाएगी यहाँ से यहाँ, ठीक, एक हम आपको ऐसे ऐसे यहाँ से घूम के जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इस दोनों में डिफरेंस है, आप जब यहाँ से इस लाइन से आप जाते हो तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है आपको क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन से अगर आप जाते हो तो ए और बी के बीच में ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा आपको? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। और ठीक है, और अगर आप इस लाइन से जाते हो ऐसे तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो ये आपको क्या है? रॉन्ग है। तो यही स्टेटमेंट मेरे को चाहिए। तो 39 का क्या है? 39 का आपका बी आंसर हो जाएगा। थर्ड भी देख लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इस बेसिस पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थियरी जो है आप कहीं से पढ़ रखे हो और आपको आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा थियरी तो चाहिए, है ना, तो आप देख लेना थोड़ा सा। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर थ्योरी भी आप बता दो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई भी टॉपिक आएगा तो मैं उसमें थोड़ा सा थ्योरी भी आपको ऐड कर दूंगा। ठीक, डी आंसर है थ्री वेक्टर्स नॉट लेइंग इन अ प्लेन कैन
नेवर एडप्ट टू गिव नल वेक्टर। तो ये भी आपके क्या है, सही है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स पूछा है तो आंसर आपके बी आ जाएंगे 39 के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 40 नंबर क्वेश्चन है कि 5 इक्वल फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन each are applied at one point and all are laying in one plane, angle between them are equal, the resultant of these forces। देखो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पे आपके 5 वेक्टर जो है ये आपको इस तरह से लग रहा होगा, है ना, इस तरह से। ये एरो का साइन भी आपको वेक्टर में क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एरो का साइन भी, इस तरह से आपको फोर्सेज लग रहा है। अब देखो सभी के बीच का एंगल क्या है, आपको थीटा है, ठीक है। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो ये थीटा आपको इक्वल है। अगर आप इसको अगर आप इसको पॉलीगन लॉ से, ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आप ये पढ़े होंगे तो अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो ये आपको कुछ इस तरह से डायग्राम इसका बनेगा, पॉलीगन बन जाएगा। ये आपको ना इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर ये इससे ये यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा। तो अगर यहाँ से स्टार्ट किए फिर यहाँ पे आपको जैसे अगर दो वेक्टर को ऐड करना है ना, आप याद रखना, दो वेक्टर को अगर ऐड करना है, मान लो वेक्टर ए है, ठीक, और ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक, इन दोनों को अगर ऐड करना है तो इसमें एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं। कैसे, देखो अगर मेरे को दो वेक्टर को ऐड करना है तो वो कुछ इस तरह से आता है, वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे आपका वेक्टर बी आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट होगा, देखो तो ये इसका हेड है ए वेक्टर का, ए वेक्टर के हेड पे जो है बी का टेल रखा, और यहाँ से आप मिलाओगे तो ये क्या आता है, आपको रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इन दोनों के बीच में ये दोनों वेक्टर जो है इसके बीच में अगर थीटा एंगल है तो इसका रिजल्टेंट आएगा आपको ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर आप करोगे ना, यहाँ पे जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपको इस तरह से आपको पेंटागन बन जाएगा, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट इस तरह से वेक्टर आएगा, ठीक है। सभी वेक्टर क्या है आपके, इक्वल है। सभी वेक्टर अगर इक्वल है, जो कि आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको लगे कि नहीं सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप इसका थ्योरी भी बता दो तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो देखो इसमें ज़्यादातर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के ही बारे में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये आपको क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी मैंने आपको बताया करंट के पास आपको मैग्नीट्यूड होगी बट डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड या लीनियर मोमेंटम हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इसके पास क्या होता है, आपको डायरेक्शन होता है। तो ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसके पास क्या होगा, अच्छा, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। देखो वेलोसिटी आपको वेक्टर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टॉर्क भी आपको वेक्टर है, तो ये स्पीड क्या है आपको स्केलर क्वांटिटी है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, तो आप याद रखें क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर से वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको क्या है, मोमेंटम है, ठीक है, प्रेशर, वर्क और एनर्जी, ये तीनों क्या है आपके स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन, स्टार की डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, तो आप याद रखना लाइट ईयर में, ठीक है। स्टार की डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मीन्स कि आपको इसका कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, यहाँ देखो नॉन कोलिनियर बोल रहा है, ठीक है, नॉन कोलिनियर वेक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो वेक्टर, ठीक है। तो आंसर आपको इसका 3 आएगा, ठीक है। ये आप याद रखना, नॉन कोलिनियर वेक्टर बोल रहा है कि आपको कोलिनियर, जैसे कि अगर ये वेक्टर हमारा एक ही लाइन में है, ठीक है, एक प्लेन पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कोलिनियर है, ठीक है। अब मान लो जैसे एक्स वाई जेड ले लूँ मैं, ये आपको एक्स आ गया, ये वेक्टर आपका वाई आता है, और अगर आप यहाँ पे करोगे ये वेक्टर आपको जेड आता है, लेकिन ये आपके प्लेन से ऊपर है। जैसे आप जब जहाँ पे आपका आप जहाँ से भी आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो आपका जो कॉपी होता है, तो कॉपी पे अगर आप 2 लाइन खींचोगे एक्स और वाई, जो मैं इस तरह से खींचा हूँ एक्स और वाई, तो ये आपके क्या आएंगे,
प्लेन में आएगा, लेकिन आप वहाँ पे जो ये मीटिंग पॉइंट है, ओरिजिन जो है, इस पर आप अपना पेन रख दोगे तो वो आपके कॉपी जो प्लेन होगा उससे ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा जेड प्लेन, ये आपका जेड वेक्टर हो जाएगा। तो ये तीनों वेक्टर क्या है आपके 90 डिग्री में है, मीन्स कि ये अलग अलग प्लेन में है। जैसे इस ये प्लेन देखोगे, ये एक्स जेड प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये आपको वाई जेड प्लेन में ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के प्लेन हो गए, है ना। तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर याद रखना है इसका, ठीक है। 45 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, कि द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो वेक्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आप याद रखना 45 का, है ना। ये आपका कितना आएगा, आपको ए थ्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। मासेज ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, तो इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, सोलर मास में, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट स्पीड माइट बी एक्सीलरेटेड इज नॉट, देखो जो हमारा ये एक्सीलेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये देखो वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी अगर मान लो कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सीलेशन आपको जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट हो या कांस्टेंट होने पे भी आपको क्या होगा, थोड़ा सा एक्सीलेशन होगा उसमें, ठीक है। एक्सीलेशन आपकी जीरो नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगा, मीन्स कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे आपका क्या आएगा, एक्सीलेशन जीरो आएगा। बट अगर आपका वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सीलेट करेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या है ये समझो। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन बॉडी इज एक्सीलरेटेड इट्स स्पीड मे और मे नॉट बी चेंज, ठीक है। अभी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि अगर बॉडी एक्सीलरेट हो रहा है तो स्पीड जो है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये बोल रहा है इस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वेलोसिटी नेवर चेंज, तो ये रॉन्ग है ना। तो ये आप याद रखना। 48 के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, 49 पे, ठीक है। आज हम लोग 50 तक ही करेंगे, ठीक है। देखो, which of the following graphs represent displacement time graph फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि जो वेलोसिटी की वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी ये बोल रहा है कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि जो हमारा डी एस बाई डी टी है ये कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, डी एस बाई डी टी का मतलब आप लोग क्या समझते हो, डी एस बाई डी टी जो है ये स्लोप होता है। स्लोप का क्या मतलब हो गया, स्लोप का मतलब हो गया आपको वाई बाई एक्स, ठीक है। अगर एक्स और वाई का ग्राफ है तो स्लोप का मतलब हो गया वाई बाई एक्स, ठीक है। तो जैसे जो हमारा यहाँ पे ग्राफ बन रही है डिस्प्लेसमेंट और टाइम की, ठीक है, इसका जो स्लोप आना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर का अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये थीटा हो गया। तो यहाँ पर आप टेन थीटा जो है, टेन थीटा यही तो स्लोप होता है, जिसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी जो वैल्यू आएगा यही हमारा आएगा डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे यहाँ से आप डी वाई ये हो गया तुम्हारा डी एस, है ना, और ये हो गया हमारा डी टी, अगर ये टी है, या आप यहाँ का रेशियो लोगे तो ये सब कांस्टेंट आएंगे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड, तो ये आंसर कौन सा आएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, चूँकि इसमें थोड़ा सा थियरी आपको आना चाहिए। अगर आपको फिर भी लगे कि सर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप मेरे को बता दो या ये समझ नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उस पर फिर से आपको जो भी क्वेश्चन होगा और उसके रिगार्डिंग मैं आपको 2-4 मिनट 5 मिनट का मैं लेक्चर आपको कर दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, इन द फ्लोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द मीटर, ठीक है। आप समझो ये ग्राफ जो दिया हुआ वो किस में ग्राफ दिया हुआ आपको, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ना, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। तो आप समझो यहाँ पे चाहिए मेरे को क्या, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज़ तो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी जो है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना।
बट मेरे को चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए। तो अगर आप डिस्टेंस चाहिए ds निकालोगे तो ये टाइम से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा क्या आएगा, आपको VDT आ जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। और इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। मीन्स कि जो ग्राफ दिया हुआ है ये, इसका एरिया आप निकाल दोगे आपको टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे निकालेंगे एरिया, देखो यहाँ पे जैसे आप यहाँ से ये आओगे 0 से 10 में, तो इसका ये हमारा ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का एरिया निकालना होगा, प्लस में इसका एंगल और प्लस में इसका एरिया। ठीक है, मतलब मीन्स एरिया निकालना होगा। ठीक है, और तीनों का एरिया निकाल के अगर आप सम कर दोगे तो आपको क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन मीटर, ये आ जाएगा। तो अब देखो 0 से 10 में हमारा एरिया, ये ट्रेंगल है तो इसका एरिया क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका 10 हो गया, और हाइट कितना है यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जाके मिलेगा तो हाइट भी आपको 10 है। ठीक है, इस ट्रेंगल का एरिया कितना आ रहा है, तो इस ट्रेंगल का एरिया आ गया आपको, इसको कैंसिल करोगे ये 5 से, ये 50 आ गया। इस ट्रेंगल का एरिया क्या आ गया 50। ये क्या है तुम्हारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इसका देखो ये कितना है आपको 10 है, और ये भी आपको 10 है, तो इसका जो एरिया आएगा आपको 100 आ जाएगा। फिर इस ट्रेंगल का एरिया देखोगे तो ये 10 है, बेस 10 है, और ये हाइट भी 10 है, तो इसका भी आपको क्या आएगा 50 आएगा। तो तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपको 200 आ जाएगा। तो एरिया आपको क्या आएगा इसका टोटल 200। तो 50 का आंसर क्या आएगा, आपको ये आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करना। ठीक है, अगर अगर आपको ये लगे कि सर थोड़ा सा आप थियरी भी मेरे को बता दीजिए तो आप कमेंट करना, तो मैं आपको थ्योरी भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, और कनेक्टेड रहिए आप लोग। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। ठीक है, और जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, तो उस अकॉर्डिंग मैं वीडियो को और भी इम्प्रूव कर पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।